डी वोट का जो प्रॉब्लम है जिन भी अधिकारियों ने शुरू किया है, अगर इसका ठीक से कानूनी कार्रवाई किया जाएगा तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, अपराध है। डी वोटर जिस तरीके से 1997 में किया गया था शुरू, एक रात में सबको डी बनाया गया था, वो एक कानूनी रूप से अपराध है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डी वोटर के नाम पे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बन गए, बहुत सारे लोगों ने सरकारें बना ली, बहुत सारे लोग जो स्मगलिंग करते थे और करते हैं वो बड़े बड़े एमपी एमएलए बन गए। मगर डी वोटर के लिए आज तक किसी ने भी ठीक से, और सिटीजनशिप इशू पे ख़ास तौर पे असम से किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ईमानदारी से, सच्चाई से काम नहीं किया। इसीलिए ये प्रॉब्लम अभी तक पेंडिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी दिक्कत यह है कि जब ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से काम ठीक होके नहीं जाता तो सुप्रीम कोर्ट में तो फाइनल डिसीजन होता है। तो इसके लिए अभी भी ज़रूरत इस बात की है कि असम के लोग जो हैं उनको पूरी तरीके से एक साथ होके, ख़ास तौर पे जो डी वोटर्स से सताए गए लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, उन लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए इकट्ठा होके, ताकि इस हमारे देश की डेमोक्रेसी में जो हमारा संविधान कहता है, जो सिटीजनशिप है वो सबसे कीमती चीज़ है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने किसी भी सिटीजन को दी है। अगर किसी भी वजह से किसी की सिटीजनशिप पे शक किया जाता है या छीन ली जाती है या टेम्परेरीली भी ले ली जाती है तो इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। तो जब तक लेकिन हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, लोग, पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे लीडर्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि असम के लोग सारे इकट्ठे हों, जो फॉरेनर्स हैं, और मुझे इसकी बहुत कम उम्मीद है कि फॉरेनर्स ज़्यादा हैं असम में, बहुत कम होंगे, मुट्ठी भर फॉरेनर्स होंगे। लेकिन इन फॉरेनर्स के नाम पे जो झूठा एक पूरा माहौल बनाया गया है पूरी देश में और पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ इकट्ठे होंगे तो ये समस्या एकदम ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं। लेकिन अगर हम लोग, असम के लोग ख़ास तौर पे, इस ट्रैप से नहीं निकलेंगे, उन लोगों को अपना लीडर मानते रहेंगे जिन लोगों ने इसकी वजह से इतना फ़ायदा उठाया है, जिनका कोई औकात और हैसियत नहीं थी, वो बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए, बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, तो वो लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, लोगों की भावनाओं का, और लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, उसका फ़ायदा उठा के अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। तो लोगों को इसको पीपल मूवमेंट बनाना पड़ेगा। अगर लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहेगी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। असम का जो समस्या है बहुत सालों से है, तो इस समस्या के ऊपर बांग्लादेश सरकार का कोई भूमिका होना चाहिए? नहीं, अब 100% बांग्लादेश का भूमिका होना चाहिए। मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ, बांग्लादेश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक वेल ऑयल्ड, वेल रन गवर्नमेंट चलती है वहाँ पे, और आजकल तो वो बांग्लादेश की जो इकॉनमी है भारत की इकॉनमी से भी ज़्यादा तेज़ चल रही है और एक वो बहुत प्रॉस्परस कंट्री बनती जा रही है। लेकिन वो सब हमारा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वहाँ पे भी एक सेंसस होता है, वहाँ पे अपने जो नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर बनाया जाता है, उसमें पूरा इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन सिटीज़न है, कौन गायब हो गया, कौन मर गया या कौन विदेश चला गया। तो ये सारा रिकॉर्ड भारत सरकार जो है, बांग्लादेश एक हमारे छोटे भाई की तरह है, छोटे भाई या छोटी बहन की तरह कंट्री है। हमारा जो देश है उसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स ग्रांट इन एड भी देता है, उसकी हर तरीके से सुरक्षा भी करता है, बल्कि भारत की वजह से ही बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस है। तो हमारा इतना उनसे प्रगाढ़ रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे, और वो नहीं चाहती है गवर्नमेंट, तो उनसे सीधे ही पूछ सकते हैं आपके यहाँ से कितने नागरिक गायब हैं, उसकी लिस्ट दे दो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग, आरएसएस और बीजेपी के खास तौर पे लोग, उससे पहले कांग्रेस के लोगों ने भी इस पर राजनीतिक रोटियां तो सेकी, लेकिन इसका सलूशन कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके आरएसएस तो पूरे देश में CA-NRC का एक बहुत बड़ा माहौल बना चुकी है ना। तो क्या हमारे देश ने, मैं सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, और हेमंत बिस्वा शर्मा साहब चीफ मिनिस्टर है उनसे, और होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह साहब से, क्या भारत सरकार ने बांग्लादेश से आज तक एक भी बार सीरियसली
ये बोला है कि हमारे यहाँ जो आपके यहाँ जो बोलते हैं ना करोड़ों और लाखों नागरिक आ गए हैं, घुसपैठिए आ गए हैं, वो वापस ले लीजिए। क्या भारत सरकार ने ऑफिशियली आज तक भी ये रिक्वेस्ट और गुजारिश की है? नहीं की ना। हम लोग उनके साथ डिफेंस टाइज बना रहे हैं, हम लोग उनको ग्रांट इन एड दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, हर तरह से मदद कर रहे हैं। तो क्या हम उनसे ये डिमांड नहीं कर सकते कि अपने नागरिक वापस लो? बिल्कुल कर सकते हैं ना। ये तो कॉमन सेंस है, किसी की भी समझ में आ सकती है बात। ये नहीं किया जा रहा तो उसकी वजह एक और एक है सिर्फ कि ये सब झूठ है। ऐसे कोई इन्फिल्ट्रेटर्स वहाँ से नहीं आए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिए नहीं आए हैं। ये एकदम झूठ है, मिथ्या है। नहीं तो हमारा देश जो इतना बड़ा देश है और बांग्लादेश जो हमारा एक तरह से देखा जाए तो छोटे भाई की तरह देश है, उसको तो हम प्यार से वैसे भी कह सकते हैं ना कि अपने नागरिक वापस ले लो, लेकिन हमने कभी कहा ही नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। सर आज किस सिलसिले में आप इधर दिल्ली से जाए? देखिए, एक केस था, उसके सिलसिले में आया हूँ मैं। उस पर अभी कमेंट नहीं करना चाहता। वो भी CAA NRC से कनेक्टेड केस है, डी वोटर्स से कनेक्टेड है। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि अगर हमारे देश के नागरिकों के साथ जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, झूठे केस बनाए जाएंगे, तो उनकी मदद करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। असम से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं बार बार यहाँ के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने ये जो झूठे लीडर्स हैं ना, इनको अगर आपने बाइकआउट कर दिया, कोई भी हो जो ये झूठे लीडर्स हैं, मैं नाम आज नहीं ले रहा हूँ, मैंने बहुत बार पहले लिया है, ख़ास तौर पे यहाँ पे और पड़ोस के धुबरी में जो ये झूठे लीडर्स आ गए हैं ना, जो उनको अगर आप बाइकआउट कर दोगे तो ये समस्या ही हल हो जाएगी। ये लोग RSS के एजेंट हैं। इनके जो बॉसेस बैठे हैं दिल्ली में, उनके बारे में भी मैं 50 बार बता चुका हूँ, वो भी RSS के एजेंट हैं और वो पूरे देश को ख़राब कर रहे हैं, हमारे देश को कमज़ोर कर रहे हैं। चाइना हमसे आगे निकलता जा रहा है क्योंकि हम लोग अंदर जो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, उन प्रॉब्लम्स को ज़बरदस्ती क्रिएट करते हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो इन सब समस्याओं का देश में आपस में लड़ाई करा के अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाती है और चाइना को फ़ायदा पहुंचाती है। सर, आपको क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो हमारा राजनीति कर रहे हैं, कब तक खत्म होगा? जब तक लोग चाइना और पाकिस्तान के टच में रहेंगे, RSS और मनुवादी लोग, तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ये अच्छे से जानता है कि भारत ही एक देश ऐसा है जो कि चाइना को टक्कर दे सकता है, चाइना से आगे निकल सकता है। तो चाइना के लिए तो बहुत आसान है ना, भारत में ये सब लड़ाइयाँ कराए रहो और RSS और मनुवादियों को ये फ़ायदा पहुँचाती है ये बात, तो देश का नुकसान होता है। लेकिन तो RSS को तो कुछ और चाहिए नहीं, उनको तो अपना फ़ायदा चाहिए। अपने दोस्त जो उनके अडानी अंबानी टाइप दोस्त हैं, उनको सारा देश लूट के दे दिया, वो नंबर 2 और नंबर 1 के देश के रईस बन गए और हमारा देश भुखमरी में दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया। तो ये है नटशेल में। जहाँ तक हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका सवाल है, वो भी उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के इतने ज़्यादा लुइस बर्गर से लेके आज तक कितने इल्ज़ाम लगे, लेकिन क्योंकि RSS को ये सूट करते हैं, करप्ट चीफ मिनिस्टर करप्शन फैला के दिल्ली में भी पैसा पहुँचाते हैं, तो उस वजह से इनको प्रोजेक्ट किया गया है। हालांकि वो खुद RSS से नहीं आते हैं, BJP से शुरू से नहीं आते, RSS से तो आते होंगे लेकिन BJP से नहीं थे। और अब देखिए, लेकिन अच्छी बात एक ये है कि ये हेमंत बिस्वा शर्मा साहब अब PM की रेस में है। तो एक तो इसमें अच्छी खबर ये है कि असम से भी अब एक व्यक्ति PM की दौड़ में है, तो इस बात के लिए तो मैं खुश हूँ। हालांकि वो करप्ट व्यक्ति हैं, इस बात का मुझे दुख भी है, लेकिन करप्ट तो जो सेंटर में बैठे हैं, अमित शाह साहब कौन से कम करप्ट हैं, मोदी जी कौन से करप्ट हैं कम, या बाकी कैबिनेट मिनिस्टर। लेकिन एक इस सब में, इस अंधेरे में एक ही खुशी की किरण ये है कि असम से भी एक प्राइम मिनिस्टर का मजबूत दावेदार उभर रहा है। नाम